नमस्कार दोस्तों। आज जो पेपर लेकर आया हूँ वो सेट नंबर 3 है। सप्लीमेंट्री सिलेक्शन टू द ग्रुप बी पोस्ट ऑफ एपीओ रेगुलर जो है वो 70% एलडीसी रेगुलर 70% कोटा का है, जो वेस्टर्न रेलवे द्वारा आयोजित किया गया था, जो दिसंबर 3 को 2020 में आयोजित किया गया था। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं और अपने नॉलेज को एनहांस करते बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस पेपर का टेम्परामेंट कैसा है। लेकिन एक बात आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्यूरेसी एंड प्रैक्टिस इज़ द डिमांड ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो इस पर हम लगातार काम करते रहेंगे और इस पेपर को सॉल्व करते हुए हम जानेंगे कि इस तरह के एग्ज़ाम के लिए कैसी रणनीति अपनानी चाहिए। तो अगर मौका मिलता है इसमें इस वीडियो के अंदर कुछ बताने का, तो मैं ज़रूर ही आपके साथ शेयर करूँगा। और चलिए देखते हैं। ये आपकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं। ये ओरिजिनल पेपर है जो आप देख रहे हैं। तो ये ओरिजिनल पेपर है जो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ आपके लिए। और इसमें टोटल जो हैं 53 क्वेश्चंस हैं, जो आपकी स्क्रीन में 52 के रूप में दिख रहा है। टोटल 53 क्वेश्चंस हैं। तो हम इसके लिए एक पेटी सेट बनाया है हमने, और ये आपको ब्लॉग साइट पे जो railwayexam.in ब्लॉग साइट है वहाँ पे उपलब्ध होगा। और इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी उपलब्ध होगा। तो इस सेट को आप यहीं पे रोक के आप वहाँ जाके सॉल्व कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आके इसके आंसर को मिलान कर सकते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप जांच किया कीजिए। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके काम की चीज़ें होती हैं, या फिर उसके कुछ लिंक्स होते हैं जो आप वहाँ पे जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, या फिर उसकी वीडियो के लिंक्स भी हो सकते हैं। तो आप इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखें। और चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज सवाल और जवाबों का सिलसिला जो हम क्वेश्चन पेपर के रूप में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ओपन लाइन स्टाफ आर एंटाइटल फॉर हाउ मेनी डेज ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। RH ओपन लाइन कितने दिन की प्रतिबंधित छुट्टी ले सकते हैं। ऑप्शन ए है 2 डेज, बी है 3 डेज एंड सी इज नॉट एंटाइटल, एक भी दिन नहीं ले सकते हैं। डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा नॉट एंटाइटल होगा, क्योंकि उनको एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सेक्रेटरी टाइप के ऑफिस होते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के ऑफिस होते हैं वहाँ पे RH दिया जाता है। और ये इसके लिए आप मास्टर सर्कुलर नंबर 47 देख सकते हैं, जो आपके फ़ायदेमंद है। और इस तरह की चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, या MC 47 सॉरी, तो वो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और उनसे आप अपने नॉलेज को और एनहांस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आ गए हैं। वेन एवर द एक्टिविटीज एट ए पर्टिकुलर स्टेशन यूनिट आर आउटसोर्स्ड द स्टाफ वर्किंग सच पुट शुड बी। जब किसी स्टेशन या इकाई में किसी के काम को ठेके पर दिया जाता है तब इन पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को पहला डिक्लेयर्ड सरप्लस अधिशेष घोषित किया जाता है, बी डिक्लेयर्ड सरप्लस एंड पोस्ट सरेंडर फोर्थ विथ अधिशेष घोषित करके पदों को समाप्त कर दिया जाता है, सी कैप्ट इन सप्लीमेंट्री पोस्ट अलौकिक पदों पर रखा जाता है, यानी कि 6 पदों पर रखा जाता है, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर यहां पे है बी डिक्लेयर्ड सरप्लस एंड पोस्ट सरेंडर्स। तो ये सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप मास्टर सर्कुलर नंबर 22 देख सकते हैं, 22 नंबर देख सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ऑफरिंग अपॉइंटमेंट अंडर कंपनसेटेड ग्राउंड टू द पोस्ट ऑफ SSC द केस शैल बी कंसिडर्ड बाय ए कमिटी ऑफ। ऑप्शन देखिए, सीनियर लेवल स्केल, JG स्केल एंड SAG स्केल एंड नन ऑफ दिस लेबल एट HQ लेवल। अनुकंपा के आधार पर वरिष्ठ अनुभाग अभियंता के पद पर नियुक्ति देने के लिए HQ लेवल में किस स्तर की समिति गठित की जाती है।
तो पहला है सीनियर स्केल यानी कि वरिष्ठ वेतनमान स्केल, दूसरा है जेएजी स्केल यानी कि कनिष्ठ वेतनमान ग्रेड, और तीसरा है सी जो है एसएजी लेवल यानी कि वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, और डी नंबर है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर एसएजी लेवल के अधिकारी होते हैं, और इसके लिए आप जो है आरबी नंबर 217/2019 देख सकते हैं। ये देखिए मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। ये देख सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर लिखा है कि वेर एवर CAG यानी कि कंपसनेट अपॉइंटमेंट ग्राउंड जो है into SSC is being recommended to HQ for consideration by an SSG committee and nominated by GM। तो ये कमेटी के गठन क्या GM के द्वारा किया जाता है, और इसकी जो कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं वो SSG लेवल के अधिकारी होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ जो APO के अंदर इम्पॉर्टेंट है वो है आरबी नंबर्स एंड मास्टर सर्कुलर जो हैं, या फिर आप IRM या जो एस्टेब्लिशमेंट कोड हैं उनको पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 को। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IPAS? IPAS का विस्तार रूप क्या है? ए है इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम, बी इंटरनल पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, सी इज इंटीग्रेटेड पेरोल एंड ऑडिट सिस्टम, एंड डी इज इंटरनल पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। सही आंसर इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम। ये एक्चुअली क्या है कि ये 3 टायर सिस्टम है, ठीक है। इसको क्रिस ने बनाया है, और ये काफ़ी वेब बेस्ड है, और ये जावा और ओरेकल जो सॉफ्टवेयर होते हैं उस पे आधारित है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। तो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद इज इंटीग्रेटेड विद, उम्मीद किसके साथ एकीकृत है? उम्मीद ऑप्शन ए IPAS, बी अर्पण, एंड सी ओनली ए, एंड बी डी। तो सही आंसर होगा ए एंड बी। अब इसमें ऐसा है कि अर्पण और IPAS दोनों के साथ ही इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम और एडवांस्ड रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क, इन दोनों के साथ कंबाइन किया हुआ है, और सारे डेटा एक दूसरे के साथ ये शेयर करते हैं। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं। ई ऑफिस इज डेवलप्ड बाय, ई ऑफिस किसने बनाया है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ई ऑफिस निक ने बनाया है, निक यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने बनाया है। तो इसमें बाकी लोगों का रोल कोई नहीं है, तो हमारा आंसर डायरेक्ट ही है। तो ये ऑप्शन ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। मॉडल टाइम शेड्यूल फॉर कंप्लीटिंग मेजर पेनल्टी प्रोसीजर इज, बड़ी शास्ति की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्धारित समय कितना है? ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन सीधा सा सवाल है। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट चार्टर पढ़ा हुआ है तो उसके अंदर 150 डेज का दिया हुआ है, ठीक है, और 31 डेज जो है माइनर पेनल्टी का है। लेकिन अगर आप इसके डिटेल्स में जाएंगे तो एक मॉडल टाइम शेड्यूल बनाया गया था जो 1971 के आसपास का है। उसमें 202 डेज के फाइनलाइज करने और ये सब करने के प्रावधान थे। लेकिन क्या है कि बिजनेस एंगल के होने की वजह से इसमें 40-45 दिन का और समय मिलता था उनको। तो वो डिटेल्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप डिटेल्स नहीं पढ़ते हैं तो एम्प्लॉयमेंट चार्टर के हिसाब से इसको डायरेक्ट ही 150 डेज का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्म SF इज इशूड फॉर डीम्ड सस्पेंशन? डिम्ड निलंबन के लिए डीम्ड निलंबन के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? SF1, SF2, SF3, SF5। तो SF1 जो है वो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है, और बी नंबर जो SF2 है वो ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन। तो हमारा आंसर बी है, ठीक है। चलिए SF3 जो है वो सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉय, एंड SF4 इज ए रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, SF5 इज ए मेजर चार्जशीट फॉर मेजर पेनल्टी, ठीक है। तो ये हमने पूरा 1 to 5 डिस्कस कर लिया, और मैं पहले भी इस तरह की वीडियो में बताया है कि ये जो फॉर्म है जितने 1 to 14 जो हैं या जो भी हैं 11 फॉर्म ही हैं, लेकिन 1 to 14 गिनते हैं उनके। SF14 भी है जो चार्जशीट फॉर रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय के लिए। तो उसको आप पूरी तरह से कंठस्थ कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आपकी मर्जी, आप देखें, अगर एडवाइस ठीक है लगे तो आप एक्सेप्ट कर लें।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि पावर फॉर अल्टरनेशन ऑफ रिकॉर्ड डेट ऑफ बर्थ ऑफ ग्रुप सी एम्प्लॉय इज। ग्रुप सी एम्प्लॉय मतलब ग्रुप सी कर्मचारियों की दर्ज की हुई जन्म तिथि के परिवर्तन की शक्ति किसके पास है। अगर आप इसको अगर मास्टर सर्कुलर नंबर 12 के हिसाब से देखते हैं तो आपको जीएम मिलेंगे, ठीक है। मास्टर सर्कुलर नंबर इसके 12 के हिसाब से देखते हैं तो जीएम मिलेंगे, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पीसीपीओ पे लगाएं, और ये काफ़ी सही आंसर है, क्योंकि मॉडल एसओपी 2018 के हिसाब से पेज नंबर 40 एफ, हाँ एफ एस्टेब्लिशमेंट के लिए एफ है, वहाँ पे 48 नंबर पेज पे उनका जिक्र किया गया है। और रूल नंबर 225 4 के अंदर आईआरएसी वॉल्यूम 1 के अंदर 1985 के अंदर इसमें पीसीपीओ को पावर ऑफ डेलीगेशन दे दिया गया है। तो पावर ऑफ अल्टरनेशन ऑफ रिकॉर्डेड डेट ऑफ बर्थ ऑफ ग्रुप सी एम्प्लॉय इज पीसीपीओ। तो ये सही आंसर है, और अगर कहीं कोई गलती होती है तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो। तो चलिए इतना काफ़ी इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर एनहांसमेंट ऑफ लीव मिनिमम लीव बैलेंस आफ्टर इनकेसमेंट शुड बी डैश डेज। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, और मॉडल एसओपी मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप ज़रूर पढ़ें, कम से कम एस्टेब्लिशमेंट का, अगर आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो एस्टेब्लिशमेंट का तो ज़रूर ही पढ़ें, और अगर आपको टाइम मिलता है तो स्टोर का भी पढ़ें तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, अगर आपके पास अवकाश नगदीकरण के लिए न्यूनतम शेष अवकाश नगदीकरण के बाद कितने दिन रहने चाहिए, तो टोटल 40 दिन हो चाहिए, 10 दिन अगर माइनस कर देते हैं तो 30 दिन बचते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है। ऑप्शन ए जो है 10 दिन है, 10 दिन का एट ए टाइम, मतलब एक बार में आप 10 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। और फिर डी नंबर पे 60 नंबर दिया है जो कन्फ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि टोटल इंटायर सर्विस में आप 60 डेज का ले सकते हैं। तो अगर आपने मॉडल एसओपी पढ़ा हुआ है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के जिक्र किए गए हैं, जैसे एचआरए या ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस शुड नॉट बी टेकन इन लीव इनकेसमेंट कैलकुलेशन, तो वो भी है। तो आपको 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, एचआरए और ट्रांसपोर्टेशन लीव इनकेसमेंट में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। और बैलेंस होना चाहिए 30 दिन का एलपी, ठीक है, जब आप ले रहे हैं, और 60 दिन पूरे इंटायर सर्विस में, यानी कि 6 टाइम ले सकते हैं, और एट ए टाइम 10 डेज का आप इनकेसमेंट कर सकते हैं। तो चलिए ये इससे रिलेटेड सारे सवाल मैंने कवर कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। व्हाट इज मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क फॉर प्रमोशन अंडर द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब टेस्ट ट्राइब्स बेस्ड अमंग फेलियर स्कीम। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति के लिए विफलता के बीच सर्वश्रेष्ठ के अंतर्गत कितने प्रतिशत न्यूनतम नंबर होने चाहिए। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें 20% होने चाहिए। अगर कोई नॉर्मल एग्जामिनेशन है तो उनको 40% के मिलते हैं। अगर सीनियर क्लर्क का कोई एग्जामिनेशन होता है तो उसको 50% का क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। सुटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। एलडीसी में 60% उनको चाहिए, ठीक है। और अगर एलडीसी का है, एसटीसी का है तो उनको 50 नंबर चाहिए, क्योंकि रिलैक्स्ड मार्क उनको मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर सुपरएनुएशन पेंशन। सेवानिवृत्ति पेंशन के लिए न्यूनतम महकारी सेवा क्या है। तो ये 10 वर्ष है। ये बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है, तो आप इनको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट शुड बी मिनिमम टाइम डिफरेंस बिटवीन द 2 ट्रेड टेस्ट। 2 ट्रेड टेस्ट के बीच में न्यूनतम समय अंतर क्या होना चाहिए। तो ये भी डायरेक्ट सवाल है, ये 6 महीने का अंतर होना चाहिए। What is the 7th pay commission label for 6th pay commission grade pay ₹4600। छठे वेतन आयोग के अनुसार ग्रेड वेतन 4600 रुपये 7वें वेतन आयोग के लेवल के किस लेवल के बराबर है। तो यहाँ पे जो है वो लेवल जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, ऑप्शन ए में लेवल 5 है, ये 2800 पे ग्रेड का है। लेवल बी में 6 दिख रहे हैं, ये 4200 पे ग्रेड पे है। ये 46 वाला जो है वो 7 लेवल पे है, ठीक है। और 4800 वाला लेवल 8 पे है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। और जो 48 पे जो होते हैं उनका 47,600 से बेसिक स्टार्ट होता है। तो एक बार बेसिक भी देख लेते हैं। जो लेवल 5 पे हैं, जो 2800 लेवल में है, वो 29,200 पे हैं। लेवल 6 वाले 35,400 पे हैं, बेसिक स्टार्ट होता है। और लेवल 7 पे होता है 44,900 रुपये। तो 48 वाले को मैंने बता दिया कि 47,600 रुपये से स्टार्ट होता है, जो एपीयू लेवल के एग्जामिनेशन जिसकी आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 15. A gazetted officer having 2.5 years of service is eligible for dash set for privilege pass. एक राजपत्रित अधिकारी जिसकी 2.5 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी है, वह कितने सेट प्रिविलेज पास पाने का हकदार है। ये जो ईयर दिया हुआ है ये आपको कंफ्यूजिंग के लिए है, आप डायरेक्ट ही आप क्वेश्चन को ये कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर का आंसर डी होगा 6 सेट। इसमें बिल्कुल भी सोचने समझने जैसी कोई बात है नहीं, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो। मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि ये रेलवे एग्ज़ाम ब्लॉग पोस्ट पे भी पोस्ट कर दिए गए हैं क्वेश्चन, जहाँ पे आप सॉल्व करेंगे। और दूसरा railwayeexam.in टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, जहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आप चाहें तो यहाँ से क्वेश्चन को छोड़ दें और जाके वहाँ से आप प्रैक्टिस करके फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आप ही के लिए है। आप इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं हो कि वीडियो देखना ज़रूरी है या नहीं, आप डिसाइड करेंगे, आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। क्वेश्चन नंबर 16। अंडर विच रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल डिक्लेयर्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज टू बी सबमिटेड। रेलवे सेवा आचरण नियम के किस नियम के अंतर्गत अस्थायी जायदाद का विवरण देना आवश्यक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, 18(2) के अंतर्गत देना आवश्यक है। ठीक है, अब ये एक आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ऑप्शन डी दिया गया है 7 के अंतर्गत ऐसा है कि प्रदर्शन से रिलेटेड है, डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। एडमिसेबल PF विड्रॉल फॉर द पर्पस ऑफ चाइल्ड एजुकेशन इज डैश ऑफ द PF बैलेंस और 12 मंथ बेसिक पे विच एवर इज लेस। बच्चों की शिक्षा के लिए भविष्य निधि से निकासी या 12 महीने की मूल वेतन उनमें जो कम हो निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इसके लिए आरबी नंबर 47/2017 आप देख सकते हैं, और उसके अंदर दो चीज़ों का जिक्र किया गया है, 70% और 90%। 90% इलनेस के लिए है, और इस तरह की चीज़ों के लिए 3/4 वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जो यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले से लगा रखा है। 75% अगर 100 मतलब 3/4 अगर 100 को ये करेंगे कि 100 में कितना है तो 75% आएंगे, तो वहाँ पे भी 3/4 का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ 75% है। तो इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट आंसर जो होगा हमारा बी होगा, 75% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। PC पर्सनल कंप्यूटर एडवांस इज एडमिसेबल एट कंप्यूटर अग्रिम कितना मिल सकता है। ऑप्शन ए ₹40,000 40,000 रुपये, बी ₹50,000 यानी 50,000 रुपये, सी 1 मंथ बेसिक पे, एंड डी 75% ऑफ बेसिक पे। तो राइट आंसर जो यहाँ पे है वो बी है, 50%, सॉरी 50,000। ठीक है, ये इसके लिए आप आरबी नंबर 10/2017 देख सकते हैं, जो 7 फरवरी 2017 को जारी किया गया था। इसमें आपको 2-3 चीज़ें और भी देखने के लिए आपको मिल सकती है, जैसे कि मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है, मैक्सिमम जो है 5 टाइम्स ऑफ इंटायर सर्विस है, या फिर इसके जो संशोधित आदेश जो हैं वो कब से प्रभावी हैं, जैसे कि वो अगर ये जारी किया गया है 7 फरवरी 2017 को, लेकिन ये 7/10/2016 से प्रभावी हैं, या फिर इसके साथ ही जो 2-3 आइटम्स हैं उनका एबोलिशन किया गया है, डिसकंटिन्यू किए गए हैं। तो वो देखने के लिए आपको 10/2017 के आरबी नंबर को आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। इफ़ ए रेलवे सर्वेंट हैविंग 37 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, लास्ट पे ड्रॉन was ₹80,000, taken voluntary retirement, he will paid gratuity, DA at the same time DA rate is 17%। यदि एक रेल कर्मचारी जिसकी 37 वर्ष की क्वालिफाइंग सेवा है, उसकी अंतिम वेतन दर जो है वो 80,000 रुपये है, वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है, तो ग्रेजुटी कितना मिलेगा यदि महंगाई भत्ता की दर 17% है। देखिए पहले तो ये इसने 37 years क्वालिफाइंग सर्विस आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि 33 years इज़ द मैक्सिमम क्वालिफाइंग सर्विस, और ठीक है, तो उसको बाई 2 कर लीजिए, और 18,000 में जब आप 17% जोड़ेंगे तो वो कुछ 93,600 बन जाएगा।
तो उसको 93,600 को इंटू करके 33/2 कर लेंगे, तो टोटल 15,44,400 बन जाएगा। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये मैंने आपके लिए दिखाया कि ये इसका फॉर्मूला है जो आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्ट बता सकते हैं, और मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए, व्हाट्सएप नंबर देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख सकते हैं, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है। लोग कमेंट बॉक्स में मांगते हैं, ये सही नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिकवरी टुवर्ड्स RELHS इज, RLHS के लिए अधिकतम कितने रुपए की कटौती की जाती है? तो ये जो है वो 21/6/2018 से लागू है, और इन्होंने जो है वो 4 स्लैब बनाए हैं। 1 से 5 के लिए 30,000 रुपये, लेवल 6 के लिए 54,000 रुपये, और लेवल 7 से 11 के लिए 78,000 रुपये बनाए हैं। ठीक है, और लेवल 12 और ऊपर के लिए 1,20,000 रुपये बनाए हैं। अब ये है कि इसके अंदर ये है कि या तो उनका जो बेसिक पे है वो कम होगा तो वो पैसे लेंगे, ठीक है, या फिर जो लेवल है, जैसे कि अगर किसी का 35,000 रुपया है और लेवल 5 में है तो उसको 30,000 रुपये ही देने पड़ेंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये किया हुआ है। अब अगर आपका बेसिक पे 1,20,000 से ऊपर ज़्यादा है तभी भी इससे ज़्यादा वो पैसे नहीं लेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, तो ये चलिए, अगर मौका मिलता है तो इसके आरबी नंबर को मैं पिन अप कर दूंगा वीडियो के अंदर, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हॉस्टल सब्सिडी इज पेड एट द रेट ऑफ रुपीज दैट पर मंथ। छात्रावास अनुवृत्ति किस दर से दी जाती है प्रति माह? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन में पहला जो ऑप्शन है 6,750 रुपया इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने या इनके जो सारे ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं। इस तरह के क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं। ए रेलवे सर्वेंट हु गॉट MSCP ऑन 14th May 2016 opted the fixation of pay with the effect from 1st July 2016. His date of next increment will be। एक रेल कर्मचारी जिसको 14/5/2016 से MSCP का लाभ दिया जाता है और वह 1/7/2016 से वेतन निर्धारण का ऑप्शन देता है, तो उसकी अगली वेतन वृद्धि की तिथि क्या होगी? देखिए, जब से उसको MSCP का लाभ दिया गया है वो मई के महीने में दिया गया, यानी कि 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं उसके 1/1/2017 को, उससे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसने भले ही ऑप्शन एक साथ से दिया है, ऑप्शन ये जो होगा ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि 1 जुलाई एंड 1 जनवरी के ये ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें इंक्रीमेंट लगेगा, और मिनिमम टाइम जो है वो 6 महीने का है प्रमोशन पे। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो तो मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करें और मैं आगे अगली वीडियो में सुधार दूंगा। अगर किसी वीडियो में मैंने कुछ रॉन्ग किया हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो में उसको अपडेट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, लीव नॉट ड्यू फॉर डैश डेज कैन बी गिवन टू ए रेलवे सर्वेंट इन इंटायर सर्विस। रेल कर्मचारी को पूरे सेवा काल में डैश अनर्जित छुट्टी लीव नॉट ड्यू दी जा सकती है। A 120 days, B 240 days, C 360 days and D 480 days। The right answer is 360 days। ठीक है, यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, in assessment of vacancies for promotion to non-selection post, anticipated vacancy for how many next मंथ आर टेकन इनटू द अकाउंट। गैर चयन पदों में पदोन्नति के लिए पदों के आकलन में कितने महीनों में होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को शामिल किया जाता है? ये डायरेक्ट ही है, ये 12 महीने की रिक्तियों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, इफ एम्प्लॉय रिफ्यूज प्रमोशन ही विल बी डिबार्ड फ्रॉम प्रमोशन फॉर ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। अगर कोई कर्मचारी पदोन्नति के लिए मना करता है तो अगले कितने साल तक उसे पदोन्नति नहीं दी जाएगी? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1 साल तक उसकी पदोन्नति नहीं दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26, पीरियड फॉर अपील अंडर DR रूल्स इज डैश डेज। अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत अपील की समय सीमा कितने दिन है? तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये 45 डेज है। ठीक है,
चलिए, हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ प्रेम मीटिंग एट जोनल रेलवे? प्रेम की बैठक में क्षेत्रीय जोनल रेलवे स्तर पर सचिव कौन होता है? यहाँ पे मैं सुधार करना चाहूँगा। हमने मुंबई या बड़ौदा के डब्ल्यू एल आई के क्वेश्चन में एजियम मैंने बताया था, यहाँ पे मैं सुधार करके पीसीपीओ करना चाहूँगा और यही सही आंसर होगा, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे देखने के बाद बहुत सारे बुक में भी डीजीएम जी भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर मैं लेना चाहूँगा वो पीसीपीओ को लूँगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, अलाउंस इन लीव ऑफ किलोमीटरेज ऑफ डैश किलोमीटर्स शैल बी एडमिसेबल टू ड्राइवर्स ड्राफ्टेड to perform the duty of power controllers and crew controllers at the rate applicable to them। जब ड्राइवर को पावर कंट्रोलर्स एंड क्रू कंट्रोलर्स लगा दिया जाता है, तब उनको मिलने वाले किलोमीटर के बराबर का किलोमीटर अलाउंस दिया जाता है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये 120 डेज है और ये अभी 3-4 एग्जामों में आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो वो आप देखें। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, हाउ मच परसेंटेज डिस्काउंट इज गिवन ऑन द इंटरेस्ट ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस टू द रेलवे स्टाफ हु हैज़ कैरिड बिल्डिंग एडवांस टू द ऑपरेशन ऑफ स्टरलाइजेशन? रेलवे कर्मचारियों को मकान निर्माण के ब्याज पर कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है जिन्होंने नसबंदी का ऑपरेशन किया हो? ऑप्शन ए 0.5%, बी 1%, सी इज़ 1.5% एंड डी इज़ नो डिस्काउंट, कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो ऑप्शन ए जो है 0.5% जो है ना, ये सही आंसर है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द एजुकेशनल लेवल ऑफ प्राग एग्जामिनेशन? प्राग परीक्षा के शैक्षणिक स्तर क्या है? तो ये मैट्रिक लेवल का है। ठीक है, ये सही आंसर है, मैट्रिक लेवल का। व्हाट स्टेट इज नॉट ऑफ बी रीजन ऑफ राजभाषा? राजभाषा नियम के तहत कौन सा राज्य ख क्षेत्र में नहीं आता है? महाराष्ट्र आता है, गुजरात आता है, चंडीगढ़ आता है, मध्य प्रदेश नहीं आता है। ठीक है, ये सही आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। रिव्यू पिटिशन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कैट शुड बी फाइल्ड विद इन पीरियड ऑफ डेज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। कैट के निर्णय के विरुद्ध रिव्यू याचिका आदेश के मिलने के डैश दिनों के अंदर दाखिल कर देना चाहिए। ये सी जो है, ये एक्स्ट्रा सी लग गया है, ये है नहीं कुछ। ठीक है, चलिए, यहाँ पे जो सही आंसर है वो होगा 30 डेज, ये सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 पे आ गए हैं। डैश मे बी रिकवर डिडक्टेड फ्रॉम सब्सटेंस अलाउंस प्रोवाइड द सस्पेंडेड एम्प्लॉय गिवन रिटेन कॉन्सेंट। निलंबित कर्मचारी के गुजारे भत्ते से निम्न को काटा जा सकता है यदि वह सहमति देता है। देखिए, कोई कर्मचारी जब सस्पेंड होता है ना, तो वो एक रिटन स्टेटमेंट देता है कि उसके किस किस चीज़ों से कटौती हो सकती है। जैसे सहकारी समितियों की देयताएं हैं, उनसे हो सकता है। इंस्टीट्यूट या क्लब की जो अंशदान होते हैं, यानी कि सब्सक्रिप्शन होता है, उससे हो सकता है। जो एलआईसी की प्रीमियम होते हैं वो करवा सकता है, या फिर जो स्कूल के फीस होते हैं वो भी कटवा सकता है, जैसे कि रेलवे स्कूल वगैरह होते हैं तो वो करवा सकता है। कर्मचारी कल्याण निधि की वापसी जो होती है वो करवा सकता है, और लास्ट में भविष्य निधि के अग्रिम उसकी कटौती करवा सकता है। तो यहाँ पे पीएफ एडवांस यानी कि भविष्य निधि की अग्रिम जो है, यही सही आंसर होगा और यहाँ पे है। ठीक है, बाकी चीज़ों का नहीं किया जाता है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिनकी कटौती सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉय करवा सकता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू राजभाषा रूल डैश लेटर रिसीव इन हिंदी हैज़ टू बी रिप्लाइड इन हिंदी। राजभाषा नियम के किस नियम के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है? तो नियम 5 के तहत जो है ना, ये मैं एकदम
आपको वो करके बोलता हूँ, क्या बोलते हैं, एम्फसाइज करके बोलता हूँ कि नियम 5 के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है। ये सही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर आएंगे, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आ गए हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार हिंदी हमारे देश की भाषा है। ये इसके बारे में ऑप्शन देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके मुंह पे होना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा आर्टिकल 341(1) के अंदर कि हिंदी के जो क्वेश्चन है, आप 300 350 क्वेश्चन को पढ़ के उसमें से आप 10 नंबर नहीं तो कम से कम आप 8 नंबर का व्यवस्था कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी ये नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि 8 से 9 नंबर तो बहुत हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर आपने 350 400 क्वेश्चन आपने माइंड में रखा हुआ है तो आप कभी भी हिंदी में पीछे रह सकते हैं। तो ये अगर आपने 10 नंबर ले लिए तो बाकी के सवाल इजी रहेंगे आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। द अपर एज लिमिट फॉर फिजिकल चैलेंज पर्सन PWD in increment in group C for your candidate is relaxed by dash year। शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए ग्रुप ग के सीधी भर्ती में समान कैटेगरी के लिए ऊपरी आयु सीमा में कितने वर्ष की छूट दी जाती है। ठीक है, तो ये छूट जो है ऑप्शन देखते हैं। A 5 years, B 10 years, C 15 years and D is 20 years। द राइट आंसर इज B 10 years। ये 10 साल की छूट दी जाती है। हाउ मेनी मैक्सिमम डिपेंडेंट्स कैन बी इंक्लूड इन प्रिविलेज पास। सुविधा पास में कितने अधिकतम आश्रित शामिल हो सकते हैं। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये 2 लोगों को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर तो कुछ और बताने जैसा है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। एल शेप रिजर्वेशन रोस्टर इज एप्लीकेबल इन रिक्रूटमेंट कैटेगरी सेपरेटली वेयर द टोटल कैडर इज अप टू पोस्ट। ठीक है, अप टू पोस्ट नॉट अ लेस देन। ये सेंटेंस आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे में इसके बारे में बात करते हैं। एल प्रकार का आरक्षण रोस्टर उन सीधी भर्तियों के लिए लागू होता है जहां कुल पदों की संख्या पदों तक होती है। ठीक है, तो अगर ये अप टू पोस्ट है तो हमारा ऑप्शन 14 हो जाएगा। हमारा जो आंसर होगा वो 14 होगा। अगर लेस देन होता तो हमारा आंसर लेस देन 15 होता। तो ये इसलिए मैंने आपको कहा कि अप टू पोस्ट दिया हुआ है, तो ये आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा, अप टू 14 हो जाएगा। लेकिन अगर लेस देन टोटल कैडर इज लेस देन तो 15 आंसर हो जाता। और इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावनाएं अधिक है, इसलिए अगर इस तरह का हो तो कन्फ्यूजन न करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और इस एक्सप्लेनेशन से आप सहमत हैं तो एक लाइक का बटन दबाएं। अगर आपको लगता है कि ये किसी के काम आ सकता है तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये सारे लोगों के लिए, एओम, एसीएम, एएमई, एडी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल ही इसके अंदर है, एपीयू के क्वेश्चन के अंदर। तो आप राजभाषा और ये 3 है, एस्टेब्लिशमेंट, राजभाषा और फाइनेंशियल रूल। तो ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 पे चलते हैं। तो अगर आपको फ़ायदा लगता है या फिर आप किसी को फ़ायदा कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हाउ मेनी परसेंट मार्क इज मैंडेटरी फॉर द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट टू पास द सीनियर क्लर्क लेवल 5। सीनियर क्लर्क लेवल 5 के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को कितने प्रतिशत अंक लाने होते हैं। हमने पीछे किसी क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि ये जो है सीनियर क्लर्क के लिए उनको 50% मार्क की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया जो सी नंबर पे है, 50%। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 40 नंबर। रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट एडवर्स रिमार्क इन APR शुड बी सबमिटेड विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ APAR में प्रतिकूल टिप्पणी के लिए अभ्यावेदन APAR की प्राप्ति की तारीख से डैश दिनों के भीतर दिए जाने चाहिए। 15 डेज के भीतर दिए जाने चाहिए, यानी कि 15 दिन के भीतर। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है,
ये सब आपको एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप मेरे वीडियो देखते हो तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चन यानी कि फैक्ट पर आधारित होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने माइंड में रखें, याद करते रहें, बार बार रिपीट करते रहें, तो मेरे ख्याल से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ जोनल हेडक्वार्टर लेबल कमिटी ऑफ द एसबीएफ? एसबीएफ की जोनल मुख्यालय स्तर की समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये भी इसमें ज़्यादा कुछ बताने जैसा नहीं है, पीसीपीओ ही हमारे एसबीएफ के चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो 41 भी सही है क्वेश्चन है। एक्चुअली वेस्टर्न रेलवे ने काफ़ी सोच समझ के क्वेश्चन बनाया है ताकि जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में लोग क्लियर अगर हैं तो फिर उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। और उन्होंने 55 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से हमारे पास 53 क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन तो मैंने उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से इसके अंदर पुटअप किया है। तो आपके 55 क्वेश्चन आपको मुबारक हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। हु इज चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी एट डिविजनल लेवल? मंडल स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? अब ये भी देखिए, ये भी एकदम साफ साफ सवाल है और इसके लिए ऑप्शन ए जो है वो सही है। डीआरएम सर ही ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के डिविजनल लेवल पे चेयरमैन होते हैं। तो इसमें अब बताने जैसा कुछ नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, अंडर विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन टू गिव इंफॉर्मेशन बाय सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर? आरटीआई एक्ट 2005 के किस सेक्शन के तहत केंद्रीय सूचना अधिकारी सूचना देने से मना कर सकता है? सेक्शन नंबर 8 जो ऑप्शन बी में है ना, ये सही आंसर है। ठीक है, एक और सवाल क्वेश्चन नंबर 44, द आरटीआई एक्ट 6 टू प्रमोट द फॉलोइंग क्वालिटीज इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी? आरटीआई एक लोक प्राधिकारी के कार्य प्रणाली के किस गुणवत्ता को प्रोन्नति करता है, यानी कि प्रोन्नत करता है, यानी कि प्रमोट करता है? तो ऑप्शन ए है पंचुअलिटी, बी ट्रांसपेरेंसी, सी एफिशिएंसी एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो आरटीआई का काम है ट्रांसपेरेंसी लाए। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी हमारा ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। क्योंकि मैं जनरली बोलता हूँ कि ऑल ऑफ द एबव राइट है, लेकिन यहाँ पे जो आरटीआई के लिए ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ही 12 अक्टूबर 2005 को ये कानून बनाया गया था। ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, कैसे खर्च हो रहे हैं, क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45, इन मेकिंग अपॉइंटमेंट ऑन कैपेसिनेट ग्राउंड who may relax upper age limit in case of appointment to group D post? अनुकंपा के आधार पर ग्रुप डी में भर्ती के लिए, यानी कि समूह ग में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट कौन प्रदान कर सकता है? तो ये भी सवाल ये है और ये डीआरएम कर सकते हैं। ये सही आंसर यहाँ पे डीआरएम होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। ये 45 में एक और सवाल है कि अगर ऊपरी सीमा है तो न्यूनतम भी तो होगा। न्यूनतम के लिए जीएम करते हैं, यानी कि अगर 18 साल से वो 17 साल का है तो वो जीएम कर देंगे, और 17 साल से भी कम है तो ये रिलीव बोर्ड में जाता है। ठीक है, और एक और बात है कि जो 16 और 17 साल का जो नौकरी होगा ना, वो आगे जो पेंशन बेनिफिट्स वगैरह हैं उसके लिए काउंट नहीं होते, यानी कि वो सर्विस तो करता है, पेमेंट तो लेता है, लेकिन वो सर्विस पे, क्वालिफाइंग सर्विस पे उसको नहीं गिना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46, द एनुअल कोटा फॉर रिक्रूटमेंट against scout and guide quota in level 2 is dash per zonal railway and per year। स्काउट एंड गाइड कोटा में भर्ती के लिए लेवल 2 में प्रति जोनल रेलवे का प्रति वर्ष का कोटा कितना है? अब यहाँ पे लेवल 2 दे के कन्फ्यूजन किया है। वैसे इसका सही आंसर तो डी है, 4। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं कहीं आपको 2 मिल सकते हैं, पर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि मास्टर सर्कुलर जो है इसका मास्टर सर्कुलर कितना नंबर है, 7 नंबर शायद है, तो 7 नंबर आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्काउट एंड गाइड के लिए ग्रुप सी के लिए दिए गए हैं 4, लेकिन ये बाइफरिकेशन किया गया है कि नहीं ये मुझे पता नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में जांच करके बताएं। ये मास्टर सर्कुलर नंबर 7 है।
ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मेनी डेज ऑफ स्पेशल CL इज ग्रांटेड टू फीमेल एम्प्लॉय, रेलवे एम्प्लॉय, व्हेन हर हस्बैंड अंडरगोज स्टरलाइजेशन ऑपरेशन। एक महिला रेलकर्मी को कितने दिनों की स्पेशल आकस्मिक छुट्टी मिलती है जिसका पति नसबंदी ऑपरेशन करवाता है? तो ऑप्शन ए है 1, B 6, C 7 एंड नो स्पेशल CL D। तो राइट आंसर जो है वो ए है 1 डेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर रिड्रेसल ऑफ ए ग्रीवेंस अंडर CP ग्राम? CP ग्राम के तहत शिकायत के निवारण के लिए कितने दिनों का समय निर्धारित है? इट्स अ ओपन क्वेश्चन। ठीक है, अब ओपन क्वेश्चन कैसे है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट चार्टर को देखते हैं तो आपका ऑप्शन बी होना चाहिए 30 डेज, और अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव रूप से देखते हैं तो हमारा ऑप्शन डी होना चाहिए 60 डेज। तो ये दोनों ही आंसर सही हैं अपने अपने हिसाब से। ठीक है, अगर रेलवे के हिसाब से देखें तो 30 डेज हो जाएगा, और अगर पूरी CP ग्राम के हिसाब से देखें तो 60 डेज हो जाएंगे। तो अब बनाने वाले ने उस वक्त इस क्वेश्चन को बनाते हुए किस माइंड से लिया है वो देखने जैसा है, लेकिन मेरा एडवाइस था कि अगर जिन्होंने भी क्वेश्चन इसको बनाया है उसमें ये वर्ड इस्तेमाल करना था। अगर नहीं किया है तो 60 डेज को ही उनको सही मानना चाहिए। अगर रेलवे के हिसाब से देखेंगे, चार्टर के हिसाब से देखेंगे तो 30 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट परसेंटेज ऑफ बेसिक पे प्लस DA इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर अंडर NPS? NPS के तहत नियोक्ता का योगदान मूल वेतन का कितने प्रतिशत प्लस महंगाई भत्ता होता है? तो 10% प्लस DA होता है। तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में, जैसे कि ऑप्शन ए है 8.33%, B 12% एंड D इज 14% एंड D इज नन ऑफ दिस, C है 14%। तो हमारा आंसर जो होगा वो D हो जाएगा, क्योंकि 10% प्लस DA होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए हैं। व्हाट इज रिलैक्स गिवन टू ST/SC कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस? इस अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में भर्ती के लिए कितने वर्षों की उम्र में छूट दी जाती है? ऑप्शन ए है 3 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 10 वर्ष और डी है नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज बी 5 ईयर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51, इन ए सिलेक्शन where SC and ST vacancies are available, the selection committee is constituted with the officers where? ठीक है, किसी चयन में जहां अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दोनों की रिक्तियां हैं, ऐसे में चयन समिति में क्या कॉम्बिनेशन होगा, कहने का मतलब है। तो ऑप्शन ए है 1 SC कम्युनिटी ऑफिसर ओनली इज रिक्वायर्ड, केवल ये अनुसूचित जनजाति का अधिकार होना आवश्यक है। बी है 1 ST कम्युनिटी ऑफिसर ओनली इज रिक्वायर्ड, केवल अनुसूचित जनजाति का अधिकारी होना आवश्यक है उस कमेटी के अंदर। या फिर सी एटलीस्ट 1 आइदर SC और ST ऑफिसर इज रिक्वायर्ड, कम से कम एक अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होना आवश्यक है। ठीक है, और डी है 1 SC ऑफिसर एंड 1 ST ऑफिसर आर रिक्वायर्ड, एक अनुसूचित जाति का अधिकारी और एक अनुसूचित जनजाति का अधिकारी का होना आवश्यक है। तो जो हमारा जो सही आंसर है वो हमारा सी है। ठीक है, यही सही आंसर होगा। एटलीस्ट 1 आइदर SC और ST ऑफिसर इज रिक्वायर्ड इन सिलेक्शन कमेटी, ये इसके लिए सिलेक्शन कमेटी के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड है जब वो उनको ये बनाते हैं, तो ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ गए हैं। हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर ग्रुप डी इन लेवल 1 ऑफ ग्रेड पे 1800? ग्रुप डी के लेवल 1 में जो ग्रेड पे GP जो है 1800 के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन ए है जूनियर स्केल, बी सीनियर स्केल, सी JG एंड डी इज SG। तो राइट आंसर इज जूनियर स्केल इज द राइट आंसर।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53, वन कैन बी एक्सरसाइज विथ डैश फॉर फिक्सेशन ऑफ ए पे ऑन प्रमोशन। पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के लिए डैश के भीतर विकल्प का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए 1 मंथ, बी 2 मंथ, सी 6 मंथ एंड डी इज 15 डेज। यहाँ पे जब ये आएगा तो ऑप्शन ए 1 मंथ ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 25 मई के आसपास या 20 से 25 मई या 27 मई तक एक लेटर निकाला गया है डीओपीटी के द्वारा, और उसके अंदर वो उन्होंने 3 महीने का विकल्प दिया है। तो उस लेटर को आप पढ़ें और देखें, क्योंकि अपडेट रहना जरूरी है। इस क्वेश्चन के हिसाब से 1 मंथ इज़ द राइट आंसर, लेकिन अगर इसी तरह के कोई और क्वेश्चन किसी और एग्जाम पूछ जाते हैं तो वहाँ पे 3 मंथ्स का ऑप्शन होगा। उस लेटर को पूरी तरह से पढ़ें और फिर कमेंट भी करें। क्वेश्चन नंबर 54, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 इज एप्लीकेबल वेयर इंगेज्ड ऑफ हाउ मेनी लेबर्स। ठेका श्रम अधिनियम 1970 लागू होता है जहां कितने मजदूरों की नियुक्ति होती है। ऑप्शन ए 20 और मोर यानी कि 20 और उससे अधिक, बी 10 और मोर यानी कि 10 और उससे अधिक, सी 15 और मोर यानी कि 15 और उससे अधिक, डी एनी नंबर। द राइट आंसर इज बी ए 20 एंड मोर इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, विच वन इज करेक्ट। एसपी चौहान जो हैं वो नायर बड़ौदा के डायरेक्टर हैं। ऑप्शन बी वीरेंद्र कुमार डायरेक्टर ऑफ आरडीएसओ, सी नरेश सलीचा मेंबर ऑफ फाइनेंस, एंड डी सुनीत शर्मा सीआरबी एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, एंड ई ऑल ऑफ आर करेक्ट। तो यहाँ पे जो सही होगा, ये ऊपर के जितने भी स्टेटमेंट है ना सब सही हैं, इस हिसाब से ये बनता है। ठीक है, तो हम अंत में आ गए हैं और आपको थैंक यू बोलते हैं कि इस पूरे वीडियो के दौरान आप हमारे साथ बने रहें और देखने में आपको जो भी नॉलेज, अगर आपको लगा कि ये आपकी वीडियो काम का है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप बने रहिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो और बेल आइकन को हिट करते हैं तो इस तरह का वीडियो कभी भी अपलोड होता है तो आपके नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको। तो इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सॉल्व करते हैं और अपने ज्ञान को, अपने जो नॉलेज है उसको एनहांस करते बढ़ाते हैं और अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।